तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले यूनिट एंड डायमेंशन का मास्टर वीडियो है। ओके, मास्टर वीडियो तो ये है नहीं, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं क्वेश्चन वीडियो। मतलब इसको हम नेम दिए क्वेश्चन डे, हैशटैग क्वेश्चन डे। ठीक है, तो इस डे में मतलब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो रिलेटेड रहेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, इस फिजिक्स का चैप्टर एक है जो बेसिक सा चैप्टर है। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर्स आप नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ओके, और जो हमारा प्लेलिस्ट का नेम है वो है जेई फिजिक्स। ओके, जेई फिजिक्स हमारा प्लेलिस्ट का नाम है और ब्रैकेट में टॉपर लिखा हुआ क्योंकि ये टॉपर बैच का है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये हमारा धमाका वीडियो है। ठीक है, तो धमाका वीडियो में बात क्या करेंगे, धमाके वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पिछले साल या फिर आर्चिव्स क्वेश्चन, आप तो नाम सुने ही होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलो, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, बीटा कॉन्स्टेंट है, टी मतलब टाइम, एक्स मतलब डिस्टेंस होता है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है। तो आप कैलकुलेट करके बताओ। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, मैं लेक्चर के दौरान भी आपको इस क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ट्राई करो एटलीस्ट। हो गया, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, बहुत ही आसान सा कुछ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या है, देखो आप फॉर्मूला आप जानते होगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप पढ़े हो। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप क्या जाने थे कि हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। कौन कौन से, अल्फा बाई टी स्क्वायर, एफ बी और बीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, तो वही हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बीटा बाई एक्स स्क्वायर का डायमेंशन किसके सेम होगा, इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वल कर दो, बीटा बाई एक्स स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल है। ठीक है, तो एफ बी के डायमेंशन पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं एफ बी का डायमेंशन। एफ मतलब फोर्स, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, मैं आपको याद करने बोल दिया था। वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ओके, ये तो हुआ एफ बी का डायमेंशन। ओके, अब बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, एम एल टू और ये हो जाएगा टी माइनस थ्री। तो एम एल टू टी माइनस थ्री और मल्टीप्लाई में हो गया एल स्क्वायर। तो बचा क्या आपका, एम एल फोर टी माइनस थ्री, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। किसका डायमेंशन आया है, बीटा का डायमेंशन आया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही कैलकुलेट किए होगा, मुझे आशा है। आपका भी आ गया आंसर भैया, आ तो गया होगा। एम एल टू टी माइनस थ्री, यही ना आया है, एम एल टू नहीं आया। देखो देखो, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एम एल फोर ना हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लो, आ गया। चलो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अल्फा का डायमेंशन के बारे में। तो अल्फा का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल ये भी है, तो इसका भी हमको एफ बी के इक्वल करना पड़ेगा। तो अल्फा किसके इक्वल, अल्फा का डायमेंशन एफ बी। एफ बी का डायमेंशन अभी कैलकुलेट किया, क्या है, एम एल टू टी माइनस थ्री। ओके, तो इक्वल कर दिए। तो इक्वल करते ही यही तो आपका डायमेंशन आ गया, डायरेक्टली आपका आंसर सॉल्व। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे कर दो गेम हो जाएगा। अब भैया नीचे टी स्क्वायर भूल गए, तो टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर। तब आपका आएगा एम एल टू टी माइनस वन, आपका डायमेंशन आएगा किसका, अल्फा जी का। ओके, चेक कर लो आंसर अपना भी हो गया। तो देखो हमारा अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन हाजिर है। बात समझ में आ गई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख चेक करो। ए आपको वैल्यू दिया है 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। प्लस माइनस के बाद क्या हम लिखते हैं, एरर लिखते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। बी का वैल्यू दिया है 2.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ए बी बाय करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू में आपको क्या निकालना है, रूट ए बी का वैल्यू। तो रूट ए बी मतलब एरर निकालना है। ठीक है, तो एरर के साथ हमको रूट ए बी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करें, ट्राई करो। ट्राई करने का आपके पास टाइम है, ट्राई कर लो। ठीक है, हम सॉल्व करते फिर। ओके, चलो ट्राई करते हैं हम भी। देखो सिंपली आपको क्या करना है, रूट ए बी हमको वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, हम कर क्या सकते हैं, मुझे ये बताओ पहले। कुछ तो प्रोसेस होगा इसका करने में, कुछ याद आ रहा है भैया। देख, रूट ए बी का पहले हम सिंपली फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मतलब ये वैल्यू निकाल लेते हैं बिना एरर का। ओके, तो रूट ए बी को हम नेम देते हैं जेड का। ठीक है, तो जेड बराबर रूट ए बी बराबर क्या आएगा, रूट ए बी कर दो। रूट ए का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का 2,
तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, √3 वाला वैल्यू। जेड का वैल्यू कितना आया, √3 ना आया, और √3 सॉरी, हाँ √3। तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, याद है आपको, याद तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, डिस्कस मत करना, मैं आपको मैथ्स में ये सब याद करवा दूंगा। √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू होता है 0.3010। ओके, चलो ये तो हमारा √ab का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू में, तो √z/z हम लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, √a/a, √a/a, लेकिन a पे पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा। याद आया कुछ, कि पावर जो रहता था वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ओके, और प्लस में क्या रहेगा, हाफ इंटू √b/b, सॉरी Δb/b। ओके, याद आ रहा है, तो इसी प्रोसेस को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमको यहाँ से Δz का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू पुट करो Δz, जेड का वैल्यू भी आया 1.414, बराबर हाफ इंटू Δa का वैल्यू कितना है 0.2 अपॉन में 1, और प्लस हाफ इंटू 0.2 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर आपको Δz का वैल्यू आ जाएगा। Δz का वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.2 मीटर, ठीक है। Δz का वैल्यू कितना है, 0.2 मीटर, मतलब कि आपका z का वैल्यू आ गया, √ab का वैल्यू आ गया, तो √ab का वैल्यू कितना हम बोल सकते हैं, हैंस √ab का वैल्यू है z के इक्वल। और ये √ab का वैल्यू कैसे आएगा, √ab का वैल्यू और प्लस माइनस में क्या रहेगा, डेल्टा √ab का वैल्यू होता है। तो √ab का वैल्यू तो आपका आया था √3, आया था ना, तो √3 लिख के हम क्या लिखते हैं, 1.4 का लगभग लिख लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 1.4 है, प्लस माइनस इसका वैल्यू 0.2, तो ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई, सिंपली देखो 1 लाइन सॉल्यूशन है या 2 लाइन लगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके आपका मायने रखता नहीं, लेकिन ये आप कंसेप्ट पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इरेज कर देता हूँ, रिवाइंड करके वीडियो आप फिर से कॉपी कर लेना। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो एक बार, 1 मोर टाइम देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो मेरे कंसेप्ट वीडियो देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बिना कंसेप्ट के जाने आप पढ़ नहीं सकते हो, कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रॉब्लम स्किल भी अच्छे से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो रीड हमारा क्वेश्चन और ट्राई करो उसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m हंग एट वन एंड of the spring executes simple harmonic motion. The force constant of spring k and periodic vibration of t, दिया हुआ k और t, prove by dimensional formula that the equation t equals to 2 pi m by k is incorrect. तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या करना है कि t बराबर 2 pi m by k क्या है, इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका इसका पहला पार्ट है, क्या बोल रहा है, हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन की ये इनकरेक्ट है। तो कैसे प्रूव करेंगे भैया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, आ जाएगा आराम से। दोनों साइड का अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो गलत है, सेम हो गया तो सही है, ठीक है। तो दोनों टर्म सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले टाइम का डायमेंशन टी ही होता है, बराबर। यहाँ पर आप लिख लेना बाय ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। उतना हमको जेई में करना नहीं, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि जेई में तो सीबीटी मेथड का होता है आपका एग्जाम। कौन सा मेथड का होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली रहते हैं, तो आपको उतना प्रोसेस लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आप जितना शॉर्टकट से शॉर्टकट जाओगे, शॉर्टकट में नहीं बोल रहा, आप ट्रिक क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, मतलब जितना शॉर्ट मेथड लगाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो डायमेंशन 0 होगा। एम का डायमेंशन रूट ये एम ही होता है, क्योंकि मास है। मास या मीटर है, पहले चेक कर लो आप, मुझे बता मास है या मीटर है। एम में क्या लिखते हो आप, मास या मीटर, सोच के बताना, बताओ बताओ भैया, मास ही तो है। और के क्या आपका है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को आपको मैं बताया नहीं हूँ इसका क्या होता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता है mt-2, ठीक है, mt-2 होता है। ये आपको बाद में पढ़ने का रहेगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। तो ऐसे आपका आपका डायमेंशन कितना आएगा, t पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो t पे पावर 2 t से इक्वल है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इट इज इनकरेक्ट इक्वेशन। ओके, इनकरेक्ट इक्वेशन हमारा है। तो चलो पहला तो प्रूव हो गया सिंपली। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डिराइव द करेक्ट इक्वेशन एज्यूमिंग दैट दे आर रिलेटेड बाय पावर लॉ। पावर लॉ से अगर रिलेटेड हो तो पावर लॉ में देखो दो टर्म आते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या आते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के और वाइब्रेशन पीरियड ऑफ वाइब्रेशन टी।
तो ये दोनों का मदद से आपको क्या निकालना है, नया फॉर्मूला डिराइव करना है। तो डेरिवेशन में बता चुका हूँ क्या, टी का किसके प्रोपोर्शनल बता रहा है मुझे, के पे पावर एक्स और टी पे पावर वाई के। तो इसको बराबर अगर करेंगे तो आगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट सी ले लो, एक्स टी पे पावर वाई। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू रखना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, के कांस्टेंट है और टी क्या है आपका, टाइम है, सॉरी के तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, टी आपका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है, ये हमेशा ध्यान देना। ओके, तो बताओ आपका आंसर कितना आएगा। भैया देखो, अगर आप ऐसा चल गए आपका गलत हो जाएगा आंसर। क्यों हुआ गलत? क्योंकि देखो पावर आपको पता नहीं है और आप जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वैसे चल जाएगा तो आपको गलत हो जाएगा। बिना अंदाज के आप कहीं मत जाओ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये लिखा रहा था। देखो फॉर्मूला अगर आपको पावर लॉ नहीं पता, आप बाद में जाकर पढ़ोगे पावर लॉ में क्या क्या फॉर्मूला आता है। पावर लॉ का फॉर्मूला इसी तरह से होता है, एम बाई के का फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो एम बाई के फॉर्म में प्रोपोर्शनलिटी ले लो, आपका आंसर आएगा। एम पे पावर ले लो, ए ले लो या एक्स ले लो, जो लेना है ए ले लेते हैं, और के पे पावर बी ले लो, ठीक है। आपको जो पावर लेना वो ले लो, लेकिन एम और के का ही पावर लो होता है। मुझे लगा पढ़े हो तो आपको पता चलना चाहिए। ओके, तो आगे कांस्टेंट आएगा सी ले लो, एम ए के बी। अब बता, मास को तो मास ही होगा, के आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का भी मैं बताया डायमेंशन कितना होता है, एम टी माइनस टू। तो ये सी रहेगा, ये एम का एम ही रहेगा, और के का हो जाएगा एम टी माइनस टू, सॉरी एम टी माइनस टू पे पावर बी। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ए का वैल्यू क्या है, जीरो आया क्योंकि एम तो उधर है ही नहीं। इधर क्या है, सॉरी ए का वैल्यू ए प्लस बी आएगा, गलती हो गई। अच्छा बता, ए प्लस बी किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया। सेकंड आपको क्या आ रहा है, टी बराबर माइनस टू बी है, तो माइनस टू बी का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, वन के बराबर आ रहा है, ठीक है। इधर बी का वैल्यू आपका कितना आ गया, माइनस वन बाय टू आ गया, और इधर बी का वन बाई टू करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, वन बाई टू आ रहा है। मतलब दोनों टर्म क्या है, रूट में है। यहाँ से हमको क्या पता चला, दोनों टर्म क्या है, रूट में है। तो दोनों टर्म रूट मतलब फॉर्मूला बता दो मुझे। तो टी का वैल्यू कितना है, एम पे पावर वन बाई टू और के पे पावर माइनस वन बाई टू, मतलब रूट एम भी है रूट के भी है। तो टी का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट एम बाय के नीचे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में पावर था। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट एम बाई के। बात समझ में आ रही है? देखो सिंपली आपका सॉल्यूशन आ गया। ओके, और आपको क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो इस चीज़ को कॉपी करो। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी एंड एक्स बाय एफ इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको गिवन है। देन डायमेंशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है ए बाई बी का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ मैं पूरा चूज करके देता हूँ भैया। जितने बुक्स होते हैं मैं पहले उसको सर्च करता हूँ, फिर उसको चूज करके देता हूँ। ओके, तो आप भी अच्छे से क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स ट्राई करते हैं, आप तो ट्राई कर लिए होगे। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सिंपली कैसे आंसर आएगा, ए बाय बी। तो देखो ए का डायमेंशन किसके इक्वल है भैया, साइन सी डी तो डायमेंशन लेस है, ये टर्म डायमेंशन लेस है और ये टर्म डायमेंशन लेस है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ साइन का कुछ भी हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टर्म्स है उसके सामने कुछ भी हो डायमेंशन लेस होता है, ई के सामने कुछ भी हो डायमेंशन लेस होता है, और लॉग के सामने कुछ भी हो डायमेंशन लेस होता है। ओके, ये तीनों टर्म मैं आपको बता चुका लेक्चर के दौरान। ओके, तो ए का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा, और बी का डायमेंशन भी एफ के इक्वल होगा। ओके, तो ए और बी का डायमेंशन तो दोनों इक्वल ही है। क्या है वो दोनों का डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वन। ओके, क्योंकि देखो दोनों का अगर कट आउट करोगे तो दोनों का डायमेंशन तो वन ही आने वाला है, उसके सिवा कुछ आएगा नहीं। ओके, तो ये तुम्हारा बन गया क्वेश्चन। आगे सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, सी बाई डी का क्या आएगा, सी बाई डी तो मेन मोटिव मेरा सी बाई डी देना था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही था, मेरा मेन मोटिव सी बाई डी ही था। ट्राई करो ट्राई करो। तो चलो फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो पहला का तो आंसर है वन। वन मतलब क्या होता है, किसका डायमेंशन वन होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी का, ठीक है। तो ये तो डायमेंशन लेस है, इसमें कोई भी हमको दिलचस्पी नहीं है। सी नंबर का देखते हैं, पहले सी का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। सी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सी तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तब पर हमको डायमेंशन जब जबरदस्ती पूछो ना तो आप क्या करो, सी के साथ कौन सा कोफिशिएंट बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, तो सी टी, ठीक है। तो सी का डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, सी टी का डायमेंशन
क्या कर दो, 1 की इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों दोनों डायमेंशनल क्वांटिटी है तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। तो सी का डायमेंशन आपका आएगा टी पे पावर -1 आ गया। अब सी का डायमेंशन आ गया, अब हमको कैलकुलेट करना है किसका डायमेंशन, डी का। तो डी का वही करो, क्या करना है हमको, डी का भी वही करना है। कैसे करते हो, हाँ, तो डी एक्स क्या है आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो डी का डायमेंशन आपका आ जाएगा L-1, यही ना आएगा बस। अब सी और डी का आ गया, तो सी बाई डी करने में कौन सी देर है भैया, तो अगर हम सी बाई डी करें तो क्या क्या होगा, T-1 अपॉन L-1, तो L ऊपर चल जाएगा तो बचेगा LT-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर है डायमेंशनलेस, दूसरा है LT-1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इन ई, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है ए इंटू बी का। भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डायमेंशन कैलकुलेट करने में क्या है, मास्टर है। ठीक है, तो डायमेंशन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं आएगी। ट्राई करते हैं, देखो ए इंटू बी, मतलब पहले हमको ए का डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए का डायमेंशन किसकी इक्वल होगा, पहले बी का देखो, बी का बहुत आसान डायमेंशन है। कैसे, बी का डायमेंशन देखो, बी एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, दोनों एक एक टर्म है, क्योंकि माइनस है क्या है, सेपरेट है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बी का डायमेंशन आ गया L², सिंपली आंसर। और ए का आंसर कैसे आएगा भैया, ए का कैसे आएगा, देखो ऊपर वाला तो L² आ गया, आया ना भैया, तो निकाल लो ए का डायमेंशन कैसे आएगा, ए का डायमेंशन आ जाएगा आपका, देखो ई का डायमेंशन क्या होता है, ई आपका क्या दिया हुआ है, एनर्जी। चेक करो क्वेश्चन में भैया, एनर्जी, ई से तो एनर्जी ही होता है। एनर्जी का डायमेंशन में बता चुका, mL2T-2 होता है। ठीक है, mL2T-2 बराबर L² ऊपर का डायमेंशन बी का है, और नीचे आपका ए टर्म बैठा हुआ है और टी साथ में है। ठीक है, तो ए का डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट करो, ए अगर सेपरेट करोगे तो आपको ये उधर चल जाएगा, तो बचेगा क्या, mL2T-1, और नीचे बैठ जाएगा L², तो बचेगा आपका डायमेंशन MT-1। ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया, बचा क्या, मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी किसके बराबर होगा, mL2T-1। चेक करो आंसर, क्या आपका आंसर आया है mL2T-1 कि T-2 आया है, चेक कर लो एक बार, आप आंसर चेक करो। देखो क्या किए थे हम पहले, ए का डायमेंशन हमको कैलकुलेट करना था, तो ऊपर हमारा डायमेंशन है L², कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो ऊपर L² हम पुट किए, नीचे का डायमेंशन ए, और टी आपका क्या है, टाइम है, तो टाइम भी हम पुट कर दिए। और एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट x² है। और ये आपका एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 होता है, टी ऊपर गया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो -1 हो जाएगा, जुड़ेगा ऑब्वियसली से भैया, -1 हो जाएगा, और L² क्या होगा, सिंपली नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है लगता है मुझे, उल्टा मैं कर दिया हूँ। ओके, देखो क्या होगा यहाँ पर, ए जो है ना ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से मैं एक प्रोसेस काट दिया हूँ, ये आपका यहाँ पर हो गया क्या, mL2T-1, और बचा L² अपॉन में ए है। ठीक है, तो एक बराबर में होगा, कैसे होगा, ए बराबर में कैसे होगा, अगर हम कर देंगे ए उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा L² अपॉन mL2T-1। ओके, अब आप सॉल्व करोगे तो L² से L² कटेगा, तो बचेगा m-1t। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, क्या आपका आंसर आएगा, m-1t। एल का कोई नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, m-1 अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पर ए तो आएगा नहीं, ये आपका आ गया ए का वैल्यू। ओके, ए का वैल्यू आ गया, अब हमको निकालना है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करने के लिए क्या, दोनों का डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो बचेगा mL2 और m-1L2T, ये आपका आंसर आएगा। आखिरी प्रोसेस कॉपी कर लो, इसको पहले कॉपी कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आई है, आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब चलो हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा मिक्सचर टाइप का दिख रहा है, मिला देता हूँ मैं इसको, पहले इरेज कर देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, ओनली फॉर ओनली कंसेप्ट। दोनों कंसेप्चुअल सवाल थे, कोई दिक्कत आपको आई नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत ही कम हमारे पास हुआ। ठीक है, तो चलो अब और कुछ बढ़ते हैं कैलकुलेशन वाले सवाल में। क्या बोल रहा है, गिवन डेट y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, ये बातें पढ़ोगे, डब्ल्यू इसको आप बोल रहे होगे, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ये आगे क्लास में आप पढ़ोगे, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है कोई डिस्कशन मत करना है, आपको मैं अगले क्लास में या आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहला चैप्टर सभी को वैसे ही लगता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके,
तो चलो सॉल्व करते हैं। द यूनिट ऑफ ए बी सी सेम एज दैट, मतलब आपको यूनिट निकालना है किसका, ए बी सी का। पहले हमको ए और बी सी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तभी तो यूनिट निकलेगा। तो चलो लग जाते हैं ए का डायमेंशन निकालने में। तो ए का डायमेंशन पहले किसके इक्वल है बताओ, साइन ओमेगा टी यही है कांस्टेंट। तो ए का डायमेंशन किसके हुआ, वाई की इक्वल हुआ तो वाई की इक्वल ले लो। बी का डायमेंशन चेक करो, बी का डायमेंशन वाई अपॉन टी के इक्वल है, तो वाई अपॉन टी मतलब इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाई टी माइनस वन। और सी किसके इक्वल है, सी वाई टी माइनस टू के इक्वल है, ठीक है। टी उधर जाएगा तो अब तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे ये आपका आएगा वाई क्यूब, और ये बचेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करके तो पावर जुड़ेगा ना, तो टी पे पावर माइनस थ्री हो जाएगा मुझे लगता है, हाँ यही होगा। मतलब दोनों क्या है, क्यूब में है, तो वाई टी माइनस वन पे हम होल क्यूब लिख सकते हैं। तो जो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वाई टी माइनस वन पे होल क्यूब। चेक करो आंसर, आप भी चेक करो, वाई टी माइनस होल क्यूब आ गया, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, वाई अपॉन टी पे पावर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि टी पावर माइनस वन है, टी बाइट में टी लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यू मतलब क्या होता है, पी पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो फॉर्मूला आपको गिवन है, जो दिया हुआ है कोई मतलब नहीं है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी यहाँ पर क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्योंकि आपको किसका कैलकुलेट करना है, ए इंटू बी का। चलो ट्राई करते हैं एटलीस्ट, ओके। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए का डायमेंशन। ए का डायमेंशन कैसे निकलेगा, आसान है, ओके। तो सबसे पहले बी का निकालते हैं, क्योंकि बी और बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है मेरे सामने। क्या करेंगे, बी तो डायमेंशन एल स्क्वायर की इक्वल है, भाई सामने तो दिख रहा है। अब ए किसके इक्वल होगा, तो ए के इक्वल करने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यू का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। इसको हम लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का ये टर्म है। और ऊपर आपका बचेगा कितना, ए रहेगा और साथ में रहेगा एल स्क्वायर, और सॉरी एल पे पावर वन बाई टू है, और नीचे आपका रहेगा ओनली फॉर ओनली एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा एम एल पे पावर फोर टी माइनस टू इक्वल्स टू ए इंटू एल पे पावर हाफ। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आपका ए का वैल्यू जो आएगा एल और नीचे चल जाएगा, तो फोर माइनस टू फोर एट सेवन बाई टू आ जाएगा। तो एल पे पावर क्या आ जाएगा, सेवन बाई टू, और टी पे पावर माइनस टू आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो नहीं आएगा लेकिन ए का वैल्यू आ जाएगा। और ए और बी का अगर मल्टीप्लाई करोगे देखो आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा इलेवन बाई टू, ठीक है। एम एल पे पावर इलेवन बाई टू टी माइनस टू। आंसर चेक करो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो हुई होगी। देखो आंसर आप चेक करो, आपका क्या राय है इसमें, मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। एम एल इलेवन बाई टू टी पे पावर माइनस टू आया, नहीं 21 का टू, हो गया सॉल्व भैया, सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्वेश्चन को प्रॉब्लम को कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। देखो और एक सवाल है, क्या है, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू पी एक्स एंड वी वाई, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब क्या बोल रहा है, मास, सिंपली अब एक शब्द देखो, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब इतना सवाल जो देता है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। सिर्फ आप एक चीज़ देखो, क्या बोल रहा है, मास, मास किसके प्रोपोर्शनल बोल रहा है, प्रोपोर्शनल किसके है, पी पे पावर एक्स और वी पे पावर वाई के। तो कर दो यहाँ पर मास प्रोपोर्शनल पी पावर एक्स और वी पे पावर वाई के। आपको रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का, सिंपल है। तो आपको सॉल्व सिर्फ करना है, तो बराबर करेंगे तो कांस्टेंट आएगा के या सी, कुछ भी लिख देना। अब मास यहाँ पर है, मास का मास डायमेंशन होता है, पी का क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसका एरिया का होगा, प्रेशर का सॉरी, और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ये सब आपको याद रहना चाहिए। देखो मेरे को याद है, मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी नए स्टूडेंट हो, आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आएगा, वन आ गया, डायरेक्टली में ले लिया, एम पे पावर एक्स तो वन हो गया, ठीक है। और एल पे पावर माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आ गया, नहीं तो माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है जीरो, और सेकंड इक्वेशन आपका आ रहा है माइनस टू एक्स माइनस वाई का वैल्यू जीरो।
ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर -1 आया है, ये 1 आया है सॉरी, तो 1 का y का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहा है, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आ जाएगा। देखो 1 करो -2 तो 2 -2 आ जाएगा। तो तीनों का वैल्यू हमको आ गया। अब रिलेशन निकालना है x एंड y का। तो x और y क्या है बता, x बराबर y हम बोल सकते हैं क्योंकि x का और y का दोनों का वैल्यू तो 1 ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल आंसर भी आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, y इक्वल्स टू, y को हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको, यंग मॉड्यूलस। ये मैं पहले बता चुका हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला सवाल मैं पहले भी कराया हूँ, याद रखना, लेकिन वो थोड़ा दूसरे मेथड का था। ओके, ये थोड़ा दूसरे मेथड का है। यंग मॉड्यूल्स अगर करा दिया हो तो कोई बात नहीं, फिर से कर लो अगेन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज CGS टू MKS, कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज CGS टू MKS आपको निकालना। CGS क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मैं बताया था आपको 3 सिस्टम होते हैं, CGS, MKS और FPS। FPS को तो यूज़ नहीं आता है, ज़्यादातर यूज़ किसका आता है, MKS हम यूज़ करते हैं, MKS को हम SI बोलते हैं। ठीक है, तो बात की बात थे, आप लेक्चर में पढ़े हो, तो इसको हम यहाँ भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यंग मॉड्यूल से पहले हम ये डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, फोर्स का होता है MLT-2 अपॉन एरिया क्या होता है L², ये आपको हो जाएगा L अपॉन L, L से L कट जाएगा तो बचा क्या, ML-1T-2 आपको क्या है, डायमेंशन है किसका आया, यंग मॉड्यूलस का। तो हमको निकालना CGS टू MKS, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर भी आएगा। कैसे आएगा, देखो CGS से MKS, तो पहले हम CGS लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, बाय में MKS। तो CGS से MKS क्या करे, हाँ CGS यहाँ पर मास है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्राम होगा, और नीचे क्या kg है। ठीक है, क्योंकि MKS में kg होता है और पावर क्या है 1 ही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर होता है सेंटीमीटर और नीचे होता है मीटर, पावर क्या दिया है, डायमेंशन है -1, चलो सही है। और ऊपर होता है सेकंड, इसमें भी सेकंड होता है, तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, -2। तो ये तो कट गया, ये तो लफड़ा खत्म। अब यहाँ पर लफड़ा शुरू, तो नीचे बचेगा 1000, यूनिट तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बचेगा 100, 1/100, तो ऊपर जाएगा माइनस पावर के कारण 100, तो बचा कितना 0.1। तो 0.1 क्या आपका आंसर है, कन्वर्जन फैक्टर तो आ गया। चेक कर लो आंसर पहले, आप अपना चेक कर लो, मैं भी चेक कर लूँगा। बताओ आंसर क्या करेक्ट है, मुझे लगता है करेक्ट है, मैं तो पूरा 100% श्योर रहता हूँ। ठीक है, तो ये आंसर क्या करेक्ट आ गया। ओके, देखो इतना लंबा सॉल्यूशन था, लंबा सॉल्यूशन थोड़ी है, तो आसान सा सॉल्यूशन है। देखो समझ में आ रहा है, तो देखो पहले कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर काम आ रहे हैं, इसीलिए आप मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट हमेशा बिल्डअप करना सीखो, और कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रॉब्लम में सॉल्व होना चाहिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप कॉपी कर लेना वीडियो को रिवाइंड करके या स्टॉप करके। ओके, ये जो मैं क्वेश्चन करा ये अपना नोट्स में रखना जरूर, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं एकदम चूज किया हुआ क्वेश्चन है एकदम। ओके, कॉन्क्वेरर क्वेश्चन है, इसको हम कॉन्क्वेरर क्वेश्चन बोलते हैं, जो आपको लड़ने में मदद करेंगे। ओके, एग्जाम प्रॉब्लम ही इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं आपको ये दे दिया था। चलो, तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप मेजर्ड विथ अ मीटर रॉड इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया है मीटर रॉड का क्या है 10 सेंटीमीटर, इट्स विथ मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर कर इसका विथ को तो 1 सेंटीमीटर दे रहा है, मतलब बी भी हमको ब्रेथ भी दे दिया। तो द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इतना दिया है, लीस्ट काउंट मतलब लेंथ का दे दिया। ओके, मीटर रॉड एंड एट ऑफ वर्नियर कैलिपर इतना, मतलब ब्रेथ का और लेंथ का दोनों का लीस्ट काउंट भी दे दिया और लेंथ भी दे दिया। ठीक है, व्हाट विल द एरिया इन दिस एरिया, भैया सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला तो हमको ही पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि दो ही टर्म को दिया ही है, और दोनों का क्या है मतलब मेजरमेंट भी दिया है और उसका लीस्ट काउंट भी दिया है। भैया सब तो आसान हो गया, अब क्या करेंगे, तो इसको एरर से कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, कर दो आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू आपके सामने है, ए का वैल्यू क्या आएगा, लेंथ का वैल्यू कितना दिया 10 और ब्रेथ का वैल्यू भी 1 दिया है, तो 10 इंटू 1 क्या होता है 10 हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया का वैल्यू आ ही गया। अब डेल्टा ए का वैल्यू निकालो, आपका आंसर हाजिर है। देखो कितना सिंपल सवाल है। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एल का वैल्यू कितना है दिया, देखो डेल्टा एल हाँ, मीटर रॉड की लिस्ट काउंट 0.1 और इसका लेंथ दिया है 10 प्लस उसका कितना दिया है वर्नियर कैलिपर्स, मतलब उससे विथ मापा गया है तो 0.01 और नीचे कितना उसका लेंथ क्या दिया 1। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 प्लस ये भी 1/100, तो जुड़ के क्या होगा 1/50 होगा ना। और ये डेल्टा यहाँ पर है, यहाँ पर हाजिर है डेल्टा अपॉन 10,
तो डेल्टा ए का वैल्यू कितना आएगा, ये अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डेल्टा ए का वैल्यू आएगा 1.5 मतलब 0.2। डेल्टा ए का वैल्यू आपका आ गया। अब आपका एरिया का वैल्यू भी आ गया, तो एरिया हम क्या बोल सकते हैं 10 प्लस माइनस 0.2। चेक कर लो अपना आंसर, आप तो सॉल्व किए ही हो। डेल्टा का वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2 आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लो, है ना। सिंपल सवाल है, सिंपल सा आंसर है, ये वाला सवाल यहाँ पर था, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया, तो इसको कॉपी करो। हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसका लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये टर्म पेज का लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड का। ओके, तो कॉपी भी करते जाना पॉज करके वीडियो को समझने के बाद, ठीक है। समझते समझते कॉपी कर रहा है कर लो, अगर आपसे सक्षम हो तो, ठीक है, वरना आप समझ के कॉपी करना है, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं होगा। चलो, ये जो क्वेश्चन मैं दिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं इसको बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, लेकिन ये जो सवाल है बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो ये सवाल आपको बार बार दिखेंगे, ठीक है। ये सवाल जो रहेंगे बार बार दिखेंगे, और कोई भी बुक्स उठा लो, BM शर्मा उठा लो, या जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स है उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और ये मैं क्लास में भी कराया हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, क्यू को बोलते हैं हीट बोलते हैं, कितना आदमी लेटेंट हीट भी बोलते हैं, लेकिन हीट हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। हीट का फॉर्मूला दिया I²RT, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द परसेंट एरर IRT का परसेंट एरर दिया है 2%, 1%, 1%, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन हीट, एरर इन हीट निकालना है। अब ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं, याद आ रहा है कुछ, याद तो आएगा। देखो सिंगल लाइन सॉल्यूशन है, देखो क्यू। अब देखो क्यू को हमको क्या निकालना है, एरर निकालना है, तब क्या करें बताओ बताओ। देखो क्यू का एरर निकालना मतलब परसेंट एरर निकालना, परसेंट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा ए क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो इतना को तो वेराइटी ऑफ मतलब दिया नहीं है, डेल्टा क्यू का वैल्यू नहीं दिया, क्यू का वैल्यू नहीं दिया, तो क्या करें, इसको करो, पावर क्या था नीचे आ जाता है, और ये बचेगा क्या डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, मतलब डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 प्लस आर का कोई पावर नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा आई अपॉन आई मतलब आई का परसेंटेज कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 इंटू 4% बचेगा यहाँ पर। डेल्टा आर का परसेंट 1 दिया है तो 1%, टी का वैल्यू टी का परसेंट 1%, तो ऐड करोगे कितना आएगा 6% ओवरऑल आएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था ना, कोई भी दिक्कत आई आपको मुझे बताओ, सिंपली बताओ, कोई भी दिक्कत आई नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल सवाल था, सिंपल सा आंसर भी आया है, देखो सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पर हाजिर है। ओके, आंसर कितना आया 6%, तो अपना आंसर मैच कर लो 53। ओके, आंसर मैच हो गया, तो चलो इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल के बारे में, आर्चिप्स के बारे में जानते हैं। तो चलो क्वेश्चन प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, क्या है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये HC वर्मा का सवाल है, देखो इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। तो देखो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या होता है, करेक्ट ही होता है, मे या मस्ट दोनों सेम होगा, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट भी करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है। तो दोनों मेरे हिसाब से क्या है सही है, मेरे हिसाब से क्या है सही ही होगा। और तीसरा क्या, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट भी इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट तो मस्ट इनकरेक्ट होना ही चाहिए, ये भी सही है। चौथा क्या बोल रहा है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, मतलब क्या बोल इनकरेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, नहीं ये गलत होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है, मत मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्ट क्या इनकरेक्ट हो सकता है, ये याद रखना, करेक्ट है वो इनकरेक्ट हो सकता है चलेगा डायमेंशन के केस में, लेकिन इनकरेक्ट जो है वो करेक्ट कभी नहीं होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल है, ये आपको याद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं दूसरा इक्वेशन, ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, ये आपको क्या है एक आइडियल गैस का इक्वेशन है, किसके लिए रियल गैस के लिए, ये बाद में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ओके। और एक होता है आइडियल गैस का इक्वेशन किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, तो बाद में पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या है, P प्लस ए स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल्स टू NRT। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ PV सेम एज ऑफ विच टर्म, मतलब पूछ रहा है PV का डायमेंशन किसके बराबर हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखो PV का डायमेंशन मतलब प्रिंसिपल होमोजिनिटी लगाओगे तो आपको क्या पता चलता है कि डायमेंशन किसके इक्वल होता है, हर टर्म का डायमेंशन इक्वल होता है, पता है। तो PV कहाँ से आ रहा है, P और V को मल्टीप्लाई करने पा रहा है, तो PV को मल्टीप्लाई करेंगे PV आ रहा है, और PB
पीवी और पीवी क्या है, सेपरेट है माइनस से, है सेपरेट। देख लो, मल्टीप्लाई करो पहले इसको, इक्वेशन को, पीवी माइनस पीबी, ओके, पी माइनस पीबी होगा ना, प्लस में क्या आएगा, ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। इतना सा टर्म आया, मतलब सभी टर्म का क्या है, पीवी का डायमेंशन इक्वल होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पीवी का डायमेंशन किसके इसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है, ए बाय वी के इक्वल है, और ए बी अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल है, और एनआरटी के तो इक्वल है ही, लिख लो एनआरटी के तो इक्वल है ही। ओके, तो ये हम जान गए आज, जाने ना, ठीक है। आपको व्यू लगता नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हल्का व्यू, दिख गया, ठीक है। तो ये आपका अभी आज जान गए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 9%, देन एरर इन इट्स रेडियस। आपको एरर दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एरर दिया कितना, 9%। आपको कैलकुलेट करना रेडियस का एरर, आसान है। पहले इसको कॉपी कर, मैं इरेज कर देता हूँ, इस साइड में इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ये तो बात समझ में आ गई। अब चलो रेडियस का एरिया आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है मुझे ये बता दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर आप कहीं पढ़े होगे तो, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका एरर दिया 9%, तो एरर कैसे निकालोगे, परसेंटेज एरर वॉल्यूम का, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और यहाँ पर ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये बचेगा ना। तो वॉल्यूम का एरर हमको दिया है 9%, तो इसका वैल्यू 9 कर देते हैं। यहाँ बचा आर का परसेंट, बचा ना, तो आर परसेंट कितना आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 3% आ जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आया, 3%, लिख लो यहाँ पर आंसर। कितना आसान है, कोई भी देर लगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। चलो अब वो चौथे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो आपको व्यू दिख रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, इफ़ x इक्वल्स टू 0.72 0.8 प्लस 3.7 माइनस 1.089 फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट इन वैल्यू ऑफ x। सिग्निफिकेंट डिजिट आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं करा दिया, क्यों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो सिग्निफिकेंट डिजिट मैं कैसे निकालूंगा, पहले ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए मैं नीचे करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ। ऐड करना है हमको, ओके, तो ऐड कर लो, 0.72 0.8 और क्या दिया 3.87 1.089, ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कैसे हम करते हैं, ठीक है। ऐड तो 9 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, हाँ 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 और 23 24 हो जाएगा, और 5 एक 6.479 आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 6.479, ठीक है। तो 6.479, लेकिन हमको पूछा क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना था, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 दिख रहा है, तो 4 डिजिट्स लिख देना, ओके। और देखो मैं आपको ऐड करना कि ऐसे क्यों दिया, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऐड करने टाइम देखो किसका सबसे ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट देखो कितना दिख रहा है, चारों का तो इक्वली सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही है, तो ऐड करने भी 4 ही आता है। ये आप ध्यान देना कि अगर मतलब ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों के, सब्ट्रैक्ट मत देखना, ऐड ऐड ऑब्वियसली देखना, तो ऐड करने पर जो आ रहा है ना, तो वही उसके बाद भी आता ही है, जनरल से बात है। लेकिन कभी कभी वैसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो 9 और 1 को जोड़ोगे, ये तो 1 डिजिट दोनों का सिग्निफिकेंट, लेकिन 10 आ जाता है, जो क्या है इसका 2 हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मैं बताने आपको कोशिश किया हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कि डायरेक्ट तुक्का मत मार देना, 4 इसका भी तो 4 ही होगा, ओके, ऐसा कभी मत करना है आपको। तो लो अब लास्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं हम, क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड। तो ये मैं बता दूँ, ये सवाल मैं देने जा रहा हूँ, ये एई का सवाल है, मतलब जेई मेंस का सवाल है, ओके। जेई मेंस से पूछा गया था 2009 में, ओके, ये मेरे पास डेट पता है मुझे, 2009 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्नियर कैलिपर्स और एरर का मिक्सअप है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स मानो, क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड विद एन एक्सपेरिमेंट 29 MSD विथ कॉन्साइड विथ 30 MSD। तो 29 MSD को 30 MSD से कॉन्साइड कर रहे हैं हमको। तो पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालो, अगर ये दे दिया कॉन्साइड वाला सिस्टम तो 29 MSD किसके इक्वल हो जाएगा, 30 VSD। तो डायरेक्टली मैं बताऊँ लिस्ट काउंट इसका आ जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो 1/30 MSD आएगा, ठीक है, कर लेना आप। और क्या बोल रहा है, इज द स्मॉलर डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन भी आपको दिया है, क्या दिया है, हाफ डिग्री। तो हाफ डिग्री क्या होता है, 1/2 डिग्री, या 0.5 डिग्री ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो 5/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/60 डिग्री। तो 1/60 डिग्री मतलब क्या होता है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये तो लिस्ट काउंट आ गया, लिस्ट काउंट तो पूछ ही रहा था, आ गया आंसर।
और 1/60 डिग्री भी करेक्ट है, लेकिन इसका एक और आंसर हो सकता है, क्या होगा, 1 मिनट। कैसे कि 1/60 डिग्री को हम 1 मिनट भी बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान देना आपको, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, 1/60 डिग्री को 1 मिनट भी बोलते हैं। ओके, तो इसी तो कॉपी करो। एक लास्ट 2-3 सवाल हम करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है ये भी जेई मेन का सवाल, ठीक है। तो जेई मेन का सवाल है हमारा स्क्री गॉज का। ओके, तो ये होगा लगभग 2018 या 15 में पूछा गया था, मुझे लगता है 16 में पूछा गया था, याद तो नहीं है, लेकिन 2016 लगभग में पूछा गया था। ओके, तो जेई मेन का सवाल है, तो करते हैं। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 47 division coincide with the main scale line, and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25 division coincide with the main scale line? मतलब देखो क्वेश्चन का सिंपली मतलब क्या है, स्क्रू गॉज का पिच दिया इतना और सर्कुलर स्केल का रीडिंग दिया इतना, मतलब हम निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच दिया 0.5 mm और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है, 50। तो 0.01 आपका mm क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया किसका, स्क्रू गॉज का। ओके, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जोस ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, टू जोस क्या कॉन्टैक्ट में आ गया, मतलब एरर आएगा। The 47 division coincide with the main scale line. Okay, and at the zero of the main scale is barely visible. मतलब जीरो क्या barely visible होने लगा, मतलब क्या एरर है। तो जीरो एरर कैसे हम निकालें, तो मैं तो आपको बताया था एरर निकालने का तरीका किसमें, वर्नियर कैलिपर्स में। तो कि पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर निकाल सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चले भैया, देखो एरर में कैसे निकालते हैं बताते हैं। जीरो एरर में वही निकालेंगे जैसे आप रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। रीडिंग क्या होता है, n प्लस n इंटू वी सी होता है रीडिंग। तो रीडिंग का फॉर्मूला लगा दो, आपका एरर आ जाएगा। n मेन स्केल डिवीजन, इसको मतलब बोलते क्या है, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है, बताओ बताओ, मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर कितना दिया है, यही दिया मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.5 mm, मतलब 0.5 mm दिया है, लेकिन हम एरर के कारण किसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना आप हमेशा। प्लस n, स्मॉल n क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है 47 इंटू लीस्ट काउंट आपका आ ही गया 0.01। कैलकुलेट करो, आपका एरर आ जाएगा। बताओ कितना आया, -0.05 आ गया, नहीं ये आपका एरर आ गया, ठीक है, ये आपका एरर आया है। चलो एरर तो आ गया, ये खुशी की बात है। ओके, चलो एरर आ गया। अब निकालना है आपको रीडिंग ओनली, क्योंकि मेंस के लाइन का आपको रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग का फॉर्मूला अंदर बार लगाओ। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस n इंटू वी सी, एन प्लस स्मॉल n इंटू वी सी। अब कैपिटल एन वही है 0.5 लेंगे, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एरर हमको निकालना नहीं है। स्मॉल एन कितना दिया, अब की बार 25 दिया है अगर मेजरमेंट शुरू हुआ तो, और लिस्ट काउंट वही है 0.01। और ये तो आप जानते ही हो क्या, रीडिंग में क्या होता है, चाहे आपका वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गॉज, रीडिंग में अगर आपका एरर आ रहा है तो रीडिंग में हम क्या करते हैं, एरर माइनस करते हैं, और या फिर रीडिंग में हम क्या करते हैं, आप करेक्शन को जोड़ दो। ये अब हम ध्यान देना, रीडिंग में हमेशा एरर माइनस होता है और करेक्शन जुड़ता है, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ओके, याद रहेगा। चलो, तो हमारा एरर आया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना करना है हमको, माइनस करना है माइनस ऑफ 0.05, माइनस ऑफ माइनस मतलब जुड़ जाएगा। तो बता आंसर कितना आ रहा है यहाँ से, 0.80 आएगा, नहीं 75 में जोड़ेंगे तो 0.80 mm आ जाएगा। ये आपका क्या है आंसर, इसका आंसर है। ओके, देखो कितना आसानी से आंसर सॉल्व हो गया। जेईई मेन का सवाल लगता है लेकिन होता असल में टफ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से आना चाहिए। कंसेप्ट आता है कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, लफड़ा खत्म हो जाएगा। क्या बताया था, रीडिंग में एरर माइनस होता है और रीडिंग में करेक्शन जुड़ता है। हमेशा याद रखना, ये आपका मोस्ट मतलब की पॉइंट है, ठीक है। ये आपका हथियार मान लो, ठीक है। एक तरह से गेम में क्या होता है, फैसिलिटी आपको मिलते हैं ना भैया, वीपन मिलते हैं ना, वही आपका वीपन है। ये आपको पता रहेगा, आप खड़ाक से सॉल्व कर लोगे। कितने सर बोलेंगे कि माइनस होगा, क्यों होता है, क्या होता है, भैया उतना लफड़े मत पढ़ो, ठीक है। तो चलो, ये आज से हमारा लेक्चर खत्म हो गया, और ये जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है वो दी एंड होता है। आज हमारा हैप्पी एंडिंग हो गया। अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स तो हम मैथ्स में ही पढ़ते हैं, जो हमारा खत्म हो चुका है।
लेकिन फिजिक्स में भी एक होता है बेसिक मैथमेटिक्स, जो अलग तरह से हम फिजिक्स के लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, वो अलग होता है। मैथ्स का उसमें एक भी कैटेगरी नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा वो कोई बात की बात है, लेकिन अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, तो अगला लेक्चर चलो शुरू करते हैं। और इससे पहले यूनिट डायमेंशन हमारा खत्म हो गया, तो इसको कॉपी करो। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।